नीली की स्ट्रैटेजी। जिराज में भी टैलेंट था। वो भले ही मसाले आगे पीछे डाले, लेकिन उस मीट का टेस्ट निया के कल के बनाए हुए मीट से कम नहीं था। थोड़ा निया खाती है और बाकी सब जिराज खा जाता है। कई दिनों तक मीट खा खा कर निया परेशान हो जाती है। एक दिन वो नीली को गांव से बाहर जाते हुए देखती है, तो वो जिराज से कहती है, मैं नीली के साथ जाकर आती हूँ। नीली को देखकर जिराज को लगता है कि अब निया भागने की हिम्मत नहीं करेगी और नीली के साथ रहकर वो यहाँ की चीजों से भी फैमिलियर हो जाएगी। यही सोचकर वो बोलता है, ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। नीली के मर्द उसके साथ नहीं थे, तो जिराज को उन दोनों के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी। निया को अब उन जंगली जानवरों के बारे में पता था, इसलिए अब उसमें अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी। फिर वो गुड बाय बोलकर नीली की तरफ भाग जाती है। नीली के हाथ में एक बास्केट थी। वो निया को देखकर खुश होते हुए बोली, निया तुम? निया भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। उसे बास्केट में 3 बिल्ली के बच्चे दिखते हैं, तो वो बोलती है, ये बिल्लियां तुम्हारी है? पहले उसे लगा था कि ये बास्केट नीली फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए ले जा रही है। ये सुनकर नीली हंसने लगती है और बास्केट उठाकर बोलती है, बिल्लियां? ये तेंदुए के बच्चे हैं जिन्हें मैंने जन्म दिया है। निया शॉक्ड होकर बोलती है, सॉरी, मैंने पहले कभी लेपर्ड कब्स नहीं देखे। नीली मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, ये जब छोटे होते हैं तब बिल्ली जैसे ही दिखते हैं। और वो घाटी से आगे निकल जाती है। फिर बोलती है, अभी ये सिर्फ 2 महीने के हैं, लेकिन बहुत शैतान है। गांव में इनके दौड़ने के लिए जगह नहीं है और ये लोग नदी में आसानी से दौड़ लेते हैं। जब दिन ढलता है तब मुझे इनका स्वास्थ्य बढ़ाने के लिए इनको गांव से बाहर लाना ही पड़ता है। निया आश्चर्य से पूछती है, ये इंसान बन सकते हैं? नीली ने उसे एक अजीब लुक दिया और कहा, लड़के एक उम्र के बाद ही इंसान बन सकते हैं, ये तुम्हें नहीं पता? निया डर जाती है। वो कुछ एक्सप्लेनेशन सोचे उसके पहले नीली बोलती है, तुम्हारी फैमिली तुम्हें बहुत प्रोटेक्टिव रखती है ना? वो तुम्हें घर से बाहर भी नहीं जाने देते होंगे। निया की स्किन फेयर थी, इसलिए नीली को लग रहा था कि इसकी परवरिश किसी बड़े कबीले में हुई है। उसने सुना था कि ऐसी लड़कियां इतनी आसानी से घर नहीं छोड़ सकती और इनमें कॉमन नॉलेज कम होती है। निया हाँ में सर हिलाते हुए बोली, मेरी फैमिली मुझे लड़कों से मिलने की परमिशन नहीं देती और मेरा कोई भाई भी नहीं है, इसलिए मुझे इसके बारे में नहीं पता। लड़कियां तो जन्म लेते ही इंसान बन सकती हैं और तुमने किसी लड़के को देखा नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं पता। नीली को लगा कि निया बच्चे की तरह मासूम है। नीली अपनी हंसी नहीं रोक पाती और बोलती है, अगर भविष्य में कभी कुछ समझ में ना आए तो मेरे पास आ जाना। निया मेंटल नोट बना लेती है कि लड़कियां जन्म से ही इंसान बन सकती हैं। उसने कभी किसी लड़की को ट्रांसफॉर्म होते नहीं देखा और जिराज ने भी उसे कभी ट्रांसफॉर्म होने को नहीं बोला। इसका मतलब है कि लड़कियों का सिर्फ एक ही रूप होता है और वो है इंसान का रूप। ओके, फिर निया पूछती है कि सभी कबीलों में मर्द औरतों से ज्यादा होते हैं? नीली बोलती है, हाँ, लड़कियां बहुत कम होती हैं। यही कारण है कि हमारी ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है। हम सिर्फ यही कर सकती हैं कि इनकी पॉपुलेशन कम ना हो। बात करते करते वो लोग घाटी के बाहर ग्रासलैंड पहुंच जाते हैं। ये ग्रासलैंड वही एंट्रेंस था जहां से जिराज निया को लाया था। फिर नीली बास्केट नीचे रख देती है और कब्ज को बाहर छोड़ देती है। वो लिटिल बीस्ट एक दूसरे के पीछे खुशी से भागते हैं। बहुत जल्द तुम्हारे भी जिराज से छोटे छोटे बच्चे होंगे। नीली उसे दिल से ये बात बोलती है। ये सुनकर निया दुखी हो जाती है। फिर वो देखती है कि आसपास कोई है या नहीं। फिर नीली को बोलती है, नीली, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। नीली शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखती है। उसे लगा जरूर कुछ बुरा हुआ है। उसने निया का हाथ पकड़ा
और पूछा, क्या हुआ है? अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ तो जरूर करूंगी। निया आंखें नीचे करके बोली, मुझे जिराज की साथी नहीं बनना है। मैं उसके लिए ग्रेटफुल हूँ, लेकिन ये बहुत जल्दी हो रहा है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। नीली राहत की सांस लेते हुए बोली, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि कुछ बुरा हुआ है। निया कुछ नहीं बोली। फिर नीली बोलती है, तो तुम जिराज को पसंद नहीं करती हो? निया ने तुरंत कहा, मैं उसे नापसंद भी नहीं करती हूँ। नीली कहती है, तो फिर तुम उसकी साथी बन जाओ। अगर तुम उसके बच्चों की माँ बन जाओगी तो क्या होगा? निया ना में सर हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे इतनी जल्दी माँ नहीं बनना है। निया देखती है कि नीली के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जैसे कोई स्टूडेंट टीचर की बात नहीं मान रहा हो। फिर निया बोलती है, अगर मैं अभी जन्म दूं भी तो मैं चाहती हूँ कि मेरा और उसका रिश्ता पहले थोड़ा मजबूत हो। लेकिन जिराज, वो तो अभी ही चाहता है। प्लीज मेरी हेल्प करो। नीली देखती है कि निया रोने वाली है तो उसका दिल पिघल जाता है। उसने कहा, एक रास्ता है। निया तुरंत अपना मुंह ऊपर उठा लेती है। उसकी आंखों में आशा की किरण दिख रही थी। तुम सीधे जिराज को बोल दो कि तुम ये नहीं चाहती हो। नीली बोलती है, मैं उसे बोल चुकी हूँ, वो मेरी बात को समझना नहीं चाहता। नीली जोर से सांस लेते हुए बोली, तो तुम उसे बोल दो कि तुम उसे साथी बनाने के बाद छोड़ दोगी और फिर तुम उसके साथ संबंध तोड़ दोगी। मुझे नहीं लगता कि फिर वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा। तुम्हें क्या लगता है, ये काम करेगा? निया उससे पूछती है। तुम एक बार उसकी साथी बन जाओगी तो तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी। हम लड़कियां कभी भी संबंध तोड़ सकती हैं। फिर नीली सीरियस होकर बोलती है, लेकिन हाँ, जब तुम दोनों स्टेज पर आ जाओ तो इतनी आसानी से उसे मत छोड़ देना, नहीं तो वो किसी और को भी साथी नहीं बना पाएगा, तुम्हें भी नहीं। निया इन सभी नई इंफॉर्मेशन से शॉक्ड हो जाती है। रिश्ता तोड़ देना? ऐसा लग रहा है कि हम कोई कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस कर रहे हैं। निया को लग रहा था कि उसने एक नए वर्ल्ड का गेट खोल दिया है जहां डाइवोर्स भी होता है। उसे फिर वहां के मर्दों पर दया आने लगी। निया खुश होते हुए बोली, कैसे कोई अपना रिश्ता खत्म कर सकता है? मैं वापस जाकर जिराज को ये सिर्फ डराने के लिए बोल सकती हूँ। लेकिन इस पॉइंट पर नीली चुप हो जाती है। निया देखती है कि वो अपने आर्म पर बने लेपर्ड के टैटू को देख रही है। क्या इस टैटू में ही कुछ है? निया को अचानक फील होता है कि यहाँ की लड़कियों के टैटू के पीछे कोई मिस्ट्री जरूर है। एपिसोड 23। अगर निया ज्यादा कुछ पूछती तो नीली को शक हो जाता, इसलिए वो अपनी क्यूरियोसिटी को दबाती है और नीली से रिश्ता कैसे तोड़ते हैं उसके बारे में आगे पूछती है। निया के इतने सवाल के जवाब ना दे पाने पर नीली उसे सिर्फ यही कहती है, जब तुम्हारे पास अपना साथी होगा तब तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर वो उठती है और अपने कब्ज के पीछे भागती है। निया नीली से बात करके सेटिस्फाइड फील कर रही थी। जिराज उसको देखकर समझ जाता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। तुम कहाँ गई थी? तुम्हें काफी देर हो गई है। अभी तक तो तुम्हारे घाव पर लगा कपड़ा भी सूख गया होगा। फिर जिराज कुछ कॉटन फ्लावर्स उठाता है और उनके बीज निकालते निकालते उसके पास जाता है। निया अपना सर उठाकर जिराज की तरफ देखती है और बोलती है, मैं कुछ समय के लिए तुम्हारी साथी नहीं बन सकती। जिराज बोलता है, तुम्हारा फैसला जरूरी नहीं है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं अपना साथी बनाने के लिए। तुम्हारे पास कोई और मर्द भी नहीं है, तो तुम मुझे छोड़कर किसकी साथी बनोगी? फिर निया आंखें फेर कर खुश होते हुए बोलती है, तो फिर मैं तुम्हारी साथी बनने के बाद हमारा रिश्ता तोड़ दूंगी। जिराज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से से बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो देखती है कि जिराज थोड़ा डर रहा है तो वो राहत की सांस लेती है। मैंने जो रिश्ता खत्म करने की बात की है वो सच है। मैं बहुत सीरियस हूँ, निया और एरोगेंस से बोलती है।
मैं तुम्हारे जैसी पत्थर दिल लड़की के चक्कर में कैसे पड़ गया? जिराज चिल्लाते हुए बोला। निया को ये अच्छा नहीं लगा। वो जिराज को इतना दुखी नहीं देख पा रही थी, इसलिए उसने थोड़ा शांत होकर बोला, एक्चुअली तुम मुझे थोड़ा टाइम दे दो। एक बार मैंने अगर तुम्हें हाँ कर दी तो फिर हम किसी भी टाइम अपना छोटा जू खोल लेंगे। मेरा मतलब बच्चे पैदा कर लेंगे। जिराज ने उस पर विश्वास ना करते हुए बोला, नहीं, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम बहुत निर्दयी हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हें अपना साथी बनाना है। निया को समझ में आ गया था कि वो जितना बोलेगी वो उतना ही नहीं समझेगा, इसलिए उसने सिर्फ इतना कहा, ये तुम पर है कि तुम्हें विश्वास करना है या नहीं। वो जिराज को वहीं सोचता हुआ छोड़कर अंदर चली जाती है। मर्दों को किसी भी लड़की का सिर्फ एक बार साथी बनने का मौका मिलता है, इसलिए उसे पता था कि जिराज उसके साथ बुरा बिहेव नहीं करेगा। जैसे ही अंधेरा होता है, निया घर में ही नहाती है और जिराज खुद से ही घर के बाहर जाता है और बोलता है, मैं नदी में नहाने जा रहा हूं। निया उसका लाल चेहरा देखकर समझ जाती है कि वो प्योर और इनोसेंट है। जिराज की नदी की तरफ जाते हुए से कल की बात याद आती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक्सप्लोड होने वाला है। फिर वो खुद से बोलता है, जब तक हम दोनों साथी नहीं बन जाते मैं उसका शरीर नहीं देखूंगा। निया जो आईलाइनर लाई थी वो वाटरप्रूफ था। उसके मुंह धोने से वो नहीं निकलता था। अपना आईलाइनर बचाने के लिए वो फेस के डॉट्स हटाती नहीं है और फिर अपने घाव की पट्टी चेंज कर लेती है। जिराज जल्दी ही वापस आ जाता है और वो निया को उन्हीं अजीब कपड़ों में देखकर बोलता है, तुम बाहर वालों के सामने ये कपड़े नहीं पहनोगी, ठीक है। निया भी खुद को सबसे एलियन की तरह ट्रीट नहीं करवाना चाहती थी। फिर दोनों एक ही नेस्ट पर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिराज को वही लगता है कि आज तो उसने निया को देखा भी नहीं, फिर भी वही रिएक्शन आया। उसकी आज की रात भी बेहद मुश्किल से निकलने वाली थी। निया कबीले की लड़कियों को जिंजर गार्लिक और दूसरे मसालों के साथ मीट रोस्ट करना सिखाती है, लेकिन वहां पर कई ऐसी लड़कियां थीं जो मछली बनाना नहीं सीखना चाहती थीं, क्योंकि उसमें नमक बहुत ज्यादा वेस्ट होता था। इसलिए वो नीली को अलग से सिखाती थी। अब अचानक कबीले में सभी का कलनरी आर्ट में इंटरेस्ट होने लगा था। पशु मानव अपनी इमेजिनेशन को यूज करके कई नई तरह की चीजें बनाने लगे। कुछ लोगों को बाहर कुछ ट्री लीव्स मिलती हैं, तो वो उसे लचीला बनाकर उसमें मीट ग्रिल करने में यूज करते थे, जो कि बहुत ही कड़वा बन जाता है। पशु मानव कभी अपना खाना वेस्ट नहीं करते थे, इसलिए वो मुश्किल से ही सही, लेकिन उस कड़वे मीट को खुद ही खा जाते थे। ऐसे कई मौके आए जहां निया सोचती थी कि वो हंसे या रोए। ऐसे ही कई दिन जल्दी से बीत जाते हैं और फाइनली निया के घाव ठीक हो जाते हैं। निया और जिराज दोनों ही मानने को तैयार नहीं थे। कभी जब जिराज बाहर जाता तो निया को लगता था कि वो कभी भी उस पर हमला कर सकता है, इसलिए वो बहुत ध्यान से घर से निकलती थी। मैं खाना लेने बाहर जा रही हूँ, मुझे रोज मीट खाना अच्छा नहीं लगता। आफ्टर ऑल निया लेपर्ड स्पीशीज नहीं थी। जिराज और उसकी स्पीशीज में फर्क साफ दिखाई देता था। जिराज दुखी होकर निया को देख रहा था, लेकिन उससे निया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अचानक अपने स्कर्ट जैसा पहना लबादा फाड़ लेता है। निया वो देखकर डर जाती है और एक स्टेप पीछे हो जाती है। फिर जिराज कहता है, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। जिराज फिर तेंदुआ बन जाता है और घर के बाहर निकल जाता है। निया राहत की सांस लेती है और स्माइल करते हुए बोलती है, संभल के जाना। जिराज पलटता है और जाने से पहले उसे अपनी गोल्डन आंखों से गौर से देखता है। जिराज के जाने के बाद वो भी बाहर चली जाती है। वो नीली को ढूंढने के बजाय खुद ही गांव के बाहर लेक पर चली जाती है। वो याद करती है कि उसने यहाँ बहुत से हर्ब्स देखे थे। सूरज घाटी में सिर्फ दोपहर में ही निकलता था, इसलिए बाहर की तुलना में वहां बहुत कम टेम्परेचर था। जैसे ही निया घाटी से बाहर निकलती है, उसे बहुत गर्मी लगती है। फिर वो एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है
वो ठंडे एरिया में कई फल देखकर सरप्राइज हो जाती है। निया खुश होते हुए तुरंत ही बहुत सारे फल तोड़ लेती है और उनके बीज निकालकर वही खाने लगती है। वो खाते खाते निया थोड़ा बेंड हो जाती है और अपना संतुलन खोकर गिर जाती है। आह! निया एक ब्लैक केव में गिर जाती है और उसे बहुत तेज ठंडी बदबू आती है, जैसे फिश बास्केट की स्मेल हो। बदबू सड़ने की नहीं थी, किसी मछली जैसी, लेकिन वहां अर्थी स्मेल थी। ये तो क्लियर था कि बाहर गर्मी का सीजन था, लेकिन यहाँ पर तापमान ठंडा था। ये सोचकर निया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ऊपर देखती है, घास में से थोड़ी सनलाइट दिखाई देती है। वो सोचती है कि ये घास ग्रासलैंड ही है। ये जगह काफी बड़ी थी और यहाँ आने के लिए सिर्फ एक ही एंट्रेंस था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे है। बाहर तो लेक में बहुत सारा पानी है और पानी का लेवल भी निया के पैरों तक आता था। निया ऊपर चढ़ने के लिए इधर उधर कुछ ढूंढती है। फिर उसे एक चट्टान दिखाई देती है और वो उधर जाती है। वहां जमा पानी आवाज कर रहा था। निया भी जैसे बाहर निकल रही थी, तब भी पानी की आवाज आ रही थी। वो सच में चट्टान ही था। जैसे ही निया उस पर चढ़ने गई, उसे उसके ऊपर कुछ दिखाई दिया। यहाँ ये कपड़े का टुकड़ा क्यों है? एपिसोड 24 सिल्क। जब निया वहां पहुंचकर उसको टच करती है, तो उसे वो सिल्क की तरह सॉफ्ट और ठंडा लगा। उसकी सरफेस भी स्मूथ नहीं थी, जैसे उस पर कोई डिजाइन बनी हो। फिर वो 2 उंगलियों से उसे रब करती है, तो उसे पता चलता है कि वो कपड़ा लचीला है। वो सिल्क नहीं था, क्योंकि वो आसानी से फट नहीं रहा था। पता नहीं ये कौन छोड़ गया है। मैं इसे जिराज के पास लेकर जाऊंगी। शायद कोई इधर भूल गया हो और कोई एनिमल इसे यहाँ ले आया होगा। लेकिन जब वो उसे उठाती है, तो उसे पता चलता है कि भले ही वो कपड़ा सॉफ्ट था, लेकिन उसमें वजन था। जैसे तैसे मेहनत करके निया केव से बाहर आ जाती है, लेकिन वो पूरी कीचड़ में हो जाती है। उसके अंदर से वही अजीब सी बदबू भी आने लगती है। अब वो अपने हाथ पर उस कपड़े को ध्यान से देख पा रही थी। वो बर्फ की तरह सफेद था और स्केल जैसे प्रिंट से पूरा भरा था। तभी उसे अंदर उसकी सरफेस अजीब लग रही थी। वो कितना अजीब कपड़ा था। उसने ऐसा कपड़ा मॉडर्न एज में कभी नहीं देखा था। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इन पशु मानवों के पास कपड़ा बनाने की कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी। निया उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचती है और कपड़ा लेकर घर की तरफ दौड़ जाती है। जब वो जिरास के वुडन हाउस में पहुंचती है, तो वो देखती है पूरा घर सफेद फूलों से सजा है। ऐसा लग रहा था जैसे वो ग्रीन हाउस हो। एक लेपर्ड फ्लोर पर पागल की तरह लौट रहा था। निया को लगा कि वो गलत घर में आ गई है, तो वो बोलती है, सॉरी, शायद ये मेरा घर नहीं है। थोड़ा पीछे जाने के बाद जब वो दाएं बाएं देखती है, तो उसे लगता है कि नहीं, ये तो जिरास का ही घर है। फिर वो वापस अंदर देखती है, तो दीवार पर उसका कैनवस बैग टंगा है, जिस पर अब टहनियां टंगी थी। अब उसे कंफर्म हो गया था कि वो जिरास का ही घर था। फिर उस लेपर्ड ने निया को देखा और गुर्राया। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो खड़ा हो जाता है। तुम कहाँ थी? निया डरते हुए बोली, देखो मुझे क्या मिला है। जिरास पहले उस कपड़े को देखता है और फिर निया के चेहरे को। फिर उसकी नजर कपड़े पर ऐसे जाती है मानो उसे कुछ पता चल गया हो। फिर वो शांत हो जाता है। फिर वो ह्यूमन फॉर्म में आता है और निया के हाथ से कपड़ा दूर कर देता है। फिर वो निया का हाथ पकड़कर चिंता से पूछता है, तुम्हें ये कहां से मिला? ये देखकर निया शॉक्ड रह जाती है। जिराज ने जो निया का हाथ पकड़ा था, अब वो दर्द करने लगा था। इससे साफ लग रहा था कि वो कितना नर्वस था। झील से मिला है? क्या हुआ? क्या बात है? जिराज को चिंता में देखकर वो सोचती है कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी वो पूरी तरह से कपड़े और खतरे का रिश्ता नहीं समझ पाई थी।
जिराज की दोनों आंखें एक साथ नीचे हो जाती हैं। वो खुद से बोलता है, ये कैसे संभव है? तब निया पूछती है, ये है क्या? जिराज निया को ज्यादा डरा हुआ देखकर खुद को शांत करके बोलता है, हमारे कबीले में कोई जंगली जानवर आ गया है। निया का खून ठंडा पड़ जाता है, जैसे वो किसी बर्फ के गोदाम में गिर गई हो। थैंक गॉड, अच्छा हुआ वो पकड़ी नहीं गई। तुमने तो कहा था कि जंगली जानवर यहाँ नहीं आते हैं। निया से उस कपड़े की खुशबू बर्दाश्त नहीं होती। उसे ऐसा लगता है जैसे उस कपड़े से उसके हाथ पर दाग लग गया हो। ये कपड़ा क्या है और इसका जंगली जानवर से क्या रिलेशन है? ये चमड़ी है जो नाग मानव बड़े होते हैं तो छोड़ते हैं। ये वो अपनी साथी को रिझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो जितनी चाहे उतनी केचुली बदल सकते हैं। फिर वो व्हाइट स्नेक स्किन को नीचे फेंक देता है और फिर उसे देखकर मजाक बनाता है। कितने दुख की बात है, इस नाग मानव की केचुली कितनी खराब है। जितना वो सुन रही थी उतना उसका डर बढ़ रहा था। वो स्नेक स्किन को देखती है और वो सोचती है कि वो कैसे इसे अपने हाथ में पकड़कर यहाँ तक लाई है। उसके हाथ मानो सुन्न हो जाते हैं। ये दुख की बात क्यों है? ये दुख की बात है क्योंकि ये मेरे हाथ में आ गई है। जिराज की आंखों में खून सवार था और वो बोलता है, मैं इसे जलाने वाला हूँ। उसने मेरे साथी को लुभाने की हिम्मत की। निया सिविलाइज्ड सोसाइटी से बिलोंग करती थी और उसे सिविलाइज्ड एजुकेशन मिली थी, इसलिए उसकी सोच पशु मानव की असभ्य और लड़ाकू सोच से नहीं मिलती थी। उसे लग रहा था कि ये गलत हो रहा है। ये स्नेक स्किन वो लेकर आई थी और ये नाग मानव के लिए इंपॉर्टेंट होती है। ये इसे कैसे जला सकता है? निया ने कहा, नहीं, तुम इसे वापस कर दो। वो तो मौत का हकदार है। मैं सिर्फ उसकी केचुली ही नहीं जलाऊंगा, बल्कि अपने कबीले के सभी लोगों को बुलाकर उसे जान से मार डालूंगा। फिर वो लकड़ियां जलाता है और बाहर चला जाता है। निया जिराज का ऐसा एटीट्यूड देखकर कुछ नहीं बोलती है। वो चुपचाप स्नेक स्किन उठाती है और निकल जाती है। जब तक जिराज ने आग जलाई और उधर देखा, तब तक निया जा चुकी थी। वो गुस्से और चिंता में बोला, ये बेवकूफ लड़की, मैंने इसे बताया था कि वो लोग कितने खतरनाक होते हैं। जिराज दौड़कर गांव के बाहर तक जाता है। निया उस भारी स्नेक स्किन को सिर्फ घाटी के एंट्रेंस तक ही ले जाती है और उसके कदम रुक जाते हैं। गांव के बाहर एक आदमी खड़ा था और वो पूरा नेकेड था। वो काफी लंबा था। उसका रंग फेयर था, जो निया को किसी इंग्लिश नॉवेल के वैम्पायर की याद दिलाता था। उसके बाल लाल कलर के थे। उसका अपीयरेंस लेपर्ड की तरह होते हुए भी वो हैंडसम लग रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और बहुत सेक्सी लग रही थीं। अब वो आंखें निया पर टिकी हुई थी। उसे देखते देखते निया की बॉडी ठंडी हो जाती है। उसके फेस पर ज्यादा ध्यान देने वाली बात लाल हेयर और लाल आईज नहीं थी, बल्कि उसके फेस पर बने 4 निशान थे और उसके चेहरे पर दोनों साइड ग्रीन टैटू थे। जिराज की बॉडी से इसकी बॉडी पर डबल निशान थे, जबकि जिराज अपने कबीले में सबसे पावरफुल बीस्ट था। और एक अलग दुनिया से आई निया को तो लग गया था कि ये सबसे पावरफुल बीस्ट है। निया! पीछे से जिराज की डरी हुई आवाज आती है। निया पीछे पलटकर देखती है तो जिराज उसकी तरफ चिल्लाता हुआ आ रहा था, जल्दी इधर आओ। जब निया को रियलाइज होता है कि वो हैंडसम आदमी असल में खूंखार जानवर है, तब वो दौड़ती है। लेकिन जैसे ही वो जिराज की तरफ दौड़ने को पलटती है, अचानक कहीं से ठंडे और बड़े हाथों ने उसे फोर्सफुली पकड़ लिया। वो हाथ इतना ज्यादा ठंडा था कि निया को लगा कि उसका खून जम जाएगा। निया एक हाथ से उस भारी स्नेक स्किन को पकड़ नहीं पाती है और वो उसके हाथ से गिर जाता है। ना चाहते हुए भी वो गलती से उस नाग मानव को हक कर देती है। नागाल की लाल आंखें चमक जाती हैं। वो किसी लड़की को छीनने नहीं आया था, वो तो यहाँ से गुजर रहा था और उसे साफ पानी की झील दिखाई दी तो उसने यहाँ कुछ समय रुकने का सोचा था। जब वो झील में नहाकर लौट रहा था, तब उसे याद आया कि
उसकी स्नेक स्किन वहीं रह गई थी। और जब वो वहां पहुंचा तो वहां स्किन के बजाय किसी लड़की की स्मेल थी। उसी स्मेल का पीछा करते हुए वो इस रास्ते पर आ रहा था और उसे यहाँ एक लड़की हाथ में स्नेक स्किन लिए खड़ी मिली। वो ज्यादा सुंदर लड़की तो नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही चार्मिंग थी और उसकी बॉडी पर भी किसी साथी के होने का निशान नहीं था। शायद वो अभी छोटी थी और उसके लिए ये साथी बनाने के लिए ये सही लड़की थी। निया पलटकर नागाल की तरफ देखती है। अब वो उसके बहुत क्लोज खड़ी थी तो उसने रियलाइज किया कि वो इतना लंबा था कि उसका सर तो नागाल के चेस्ट तक भी नहीं पहुंच पा रहा था। उसकी बॉडी स्लिम थी, लेकिन वो दुबला पतला या वीक नहीं लगता था, बल्कि उसकी पूरी बॉडी मस्क्यूलर थी। वो पहले तो उससे 10 मीटर दूर खड़ा था, पर वो इतना फास्ट था कि पलक झपकते ही वो उसके पास आ पहुंचा। निया को उसने पकड़ लिया था। ये देखकर जिराज दहाड़ता है और फिर एनिमल फॉर्म में आ जाता है। जिराज उस पर ऐसे झपटता है जैसे शेर अपने शिकार पर झपटता है। जिराज ये भी नहीं देखता कि सामने वाले की बॉडी पर 4 एनिमल स्ट्रिप्स थी। फिर वो 4 टैटू वाला भी जानवर में बदल जाता है, लेकिन वो केयरलेस था। नगाल की आंखों में लेपर्ड का बड़ा फिगर साफ दिख रहा था। वो उसके पास पहुंच जाता है, फिर भी नागाल कुछ मूव नहीं करता। फिर जब जिराज उससे 10 मीटर की दूरी पर पहुंचता है, तब उसके सामने कुछ लाल और काला सा नजर आता है। फिर जोर से दहाड़ने की आवाज आती है और वो शक्तिशाली तेंदुआ नीचे गिर जाता है। नागाल की नीचे की बॉडी 30 फुट के सांप की पूंछ की तरह बन जाती है और उसके ऊपर लाल और काले धब्बे थे। निया को सांपों से बहुत डर लगता था। निया की आंखें डर के मारे चौड़ी हो जाती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसकी सांस रोक रहा है। अपना मुंह पूरा खोलने पर भी वो सांस नहीं ले पा रही थी। फिर उसे जिराज की दहाड़ सुनाई देती है और वो उसकी तरफ अपनी गर्दन घुमाती है। जिराज! एपिसोड 25। नागाल। क्या हो रहा है? ये तो जिराज जैसी आवाज आ रही है। कुछ तो जरूर हुआ है। जल्दी चलो, हम देखते हैं। मर्द दौड़ते हुए गांव से बाहर आते हैं और जिराज को नाग मानव से लड़ते हुए देखते हैं। नाग मानव ने जिराज की लड़की को पकड़ रखा था और उस पर 2 स्ट्रिप्स भी बना दी थी। जिराज सब देख रहा था, लेकिन उससे लड़ नहीं पा रहा था। ये सच में खतरनाक दुश्मन था। ये कई सालों में हुआ था कि कोई बाहरी नाग इनके गांव में आया था, लेकिन आज भी हर पशु मानव इनसे नफरत करता था। तुरंत ही सभी लोग अपने अपने एनिमल फॉर्म में आ जाते हैं और एक साथ दहाड़ने लगते हैं। जैसे ही वो लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं, नागाल की नजर उन पर पड़ती है और सभी वहीं रुक जाते हैं। वहां सवाल उठ रहा था कि जब पूरे पशु नगर में 4 पंजों के निशान वाले सिर्फ 5 ही पशु मानव थे, तो इस जंगली नाग मानव को ये कैसे है? सबसे बड़ी बात थी कि उन सभी के पास सिर्फ एक ही पंजों के निशान हैं, तो वो 4 पंजों के निशान वाले से कैसे लड़ सकते थे? अगर उनका पूरा कबीला भी जिराज को हेल्प करने आ जाता, तब भी वो उससे जीत नहीं पाते, लेकिन वो कबीले वाले घायल जरूर हो जाते। जब नागाल ने देखा कि वो लोग उस पर हमला नहीं कर रहे हैं, तो वो दूसरी तरफ अपनी आंख कर लेता है। उसने जब निया को उठाकर रखा था, तो वो और लंबा लग रहा था। गांव के लोगों को देखकर निया निराश हो जाती है। नागाल जिराज को अपनी पूंछ से एक और बार किक करता है, जिससे जिराज की बॉडी से खून निकलने लगता है। वो दहाड़ने से पहले अपनी आंखों से निया को देखता है और फिर सांप पर झपटता है। जब जिराज और निया की आंखें मिलती हैं, तो निया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दिल में बोलती है, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो ऐसी कंडीशन में कुछ भी नहीं बोल पाती है। नागाल थोड़ा आलसी सा सांप था। वो सिचुएशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना चाहता था। अब वहां बहुत सारे लोग आ गए थे, तो वो सब कुछ जल्दी निपटाना चाहता था। इस बार वो जिराज को पूंछ से नहीं उछालता है,
बल्कि अपनी पूंछ से ही उसको चारों तरफ से लपेट लेता है। नागाल उस तेंदुए की कमर इतनी जोर से दबाता है कि उसकी दहाड़ निकल जाती है। वो लगातार खून की उल्टी करता है। जैसे ही वो अपनी पूंछ और टाइट करता है, हड्डियों के टूटने की आवाज साफ सुनाई देती है। निया नाग मानव की तरफ देखती है और बोलती है, प्लीज उसे जाने दो। फिर वो अपना मुंह नीचे करके शांति से निया की तरफ देखता है। ऐसा लग रहा था जिराज के अटैक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। निया बड़ी दुखी होकर जिराज की तरफ देखती है और चिंतित होकर बोलती है, प्लीज उसे छोड़ दो, आई बेग ऑफ यू, प्लीज उसे छोड़ दो। निया की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, जिससे उसका फेस और पिटीफुल और इनोसेंट लगता है। उसके बनाए हुए ब्लैक डॉट्स भी उसके फेस के अट्रैक्टिवनेस को कम नहीं कर पा रहे थे। नागाल उसकी आंखों पर किस करता है और वो उसे छोड़कर बोलता है, ठीक है। फिर वो जिराज को अपनी पूंछ से दूर फेंक देता है। फिर वो निया को शांत करते हुए अपने सीने से लगाता है और उसका हैंडसम फेस कुछ नहीं कर रहा था, बस स्माइल कर रहा था। नाग मानव बहुत हैंडसम होते थे, लेकिन उसके इतने हैंडसम होने के बाद भी निया इस सिचुएशन में उसे नोटिस नहीं कर पा रही थी। नागाल अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है और पलटता है। उसकी बॉडी इतनी बड़ी होने के बाद भी वो बेकार नहीं दिखती थी। वो थोड़ी सी हरकत में आराम से अच्छी दूरी तय कर लेता था। जिराज की नॉनस्टॉप दहाड़ सुनकर निया नागाल के कंधे से पीछे देखती है। सभी मर्द उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सभी को ढकेल कर उसके पीछे दौड़ने लगता है। इतनी चोट लगने के बाद भी जिराज बाकी मर्दों से आगे भाग रहा था, क्योंकि उसके पास 2 निशान थे, लेकिन नागाल के पास तो 4 निशान थे। तो जिराज उसे कैसे पकड़ सकता था? निया जिराज को अपने पीछे भागते हुए देख रही थी। फिर वो थोड़ा दूर होता गया और छोटा हुआ और फिर पूरी तरह से गायब हो गया। नागाल तेज और फुर्तीला था। वो देखते ही देखते कई पहाड़ों को पार कर जा रहा था। वो एक बड़े झरने के पास जाकर रुक जाता है और निया को झरने के नीचे लेक में डाल देता है। वहां पर कई पेड़ होने के कारण टेम्परेचर बहुत कम था। निया को उस पानी में इतनी ठंड लग रही थी मानो बहता हुआ पानी उसका टेम्परेचर लेता हुआ जा रहा है। नागाल झरने की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये वो जगह है जहां मैं सोता हूं। निया का सर नीचे था। जब वो बोल रहा था तब भी निया ऊपर नहीं देख रही थी। फिर वो निया को झरने में ले जाता है। निया जोर से चिल्लाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो लोग झरने के अंदर एक गुफा में पहुंच जाते हैं। वो लगभग 20 मीटर की थी, जिसे कोई बड़ा कमरा हो, और बहुत साफ थी। वो बहुत अंदर थी, इसलिए अगर नॉर्मल लोग वहां आ जाए तो वो बीमार पड़ सकते हैं। वो निया को नीचे रख देता है और वो तेजी से गुफा के और अंदर एक कोने में पहुंच जाती है। क्या वो उसको साथी बनाना चाहता था? निया ने सोचा, अगर ये स्नेक मुझे रिलेशन बनाने के लिए जबरदस्ती करेगा तो मुझे कई सारे सांपों के अंडे देने पड़ेंगे। ऐसी किस्मत को अपनाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वो स्नेक मैन को देखती है और फिर उसके पास की दीवार को। फिर वो सोचती है, मैं अपना सर इस पर टकरा दूंगी और इस दुख भरी जिंदगी को खत्म कर लूंगी। नागाल शांति से उसको देखता है और उसकी तरफ आते आते पूरी तरह इंसान बन जाता है। निया उसे बड़ी मासूमियत से देख रही थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि निया ने कभी लड़कों के साथ इंटरैक्शन नहीं किया है। फिर नागाल सोचता है कि ये लड़की अब सिर्फ उसकी है और ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब वो तेंदुए के साथ लड़ाई कर रहा था तब उसे ये फीलिंग नहीं थी। उस समय वो सिर्फ यही सोच रहा था कि उसे इस लड़की को लेकर जाना है, और अगर लड़की उसकी पसंद की नहीं हुई तो वो उसे वापस कर देगा। वैसे भी ऐसी लड़की जिसका कोई साथी ना हो मिलना मुश्किल होती है। नागाल अपनी स्नेक स्किन धीरे से नीचे रखता है और इमोशनल आवाज में बोलता है, मेरा नाम नागाल है। निया उसकी तरफ देखते देखते पीछे उससे दूर होती है और कुछ भी नहीं बोलती।
फिर वो बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? निया कोई जवाब नहीं देती है। नागाल अपनी लाल आंखों से घूरता है। ये देखकर निया के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो धीरे से बोलता है, ठीक है, अब से मैं तुम्हें चांदनी बुलाऊंगा। ये सुनकर वो और डर जाती है। निया अभी चुप थी। फिर वही नाम जो उसके गोरे रंग को शो करता था। फिर निया को याद आता है जब जिराज उसके नाम की तारीफ करता था। जैसे ही उसे जिराज का ख्याल आता है, निया का दिल भारी हो जाता है। उसे याद आता है कि जिराज क्या कर रहा था। लगता है उसे अंदरूनी चोट आई थी, इसलिए उसको खून की उल्टी हो रही थी। फिर भी उसने कितनी दूर तक उसका पीछा किया था। तुम लड़कियों को हर दिन खाना चाहिए, है ना? नागाल की आवाज विचलित निया को ख्वाबों की दुनिया से बाहर ले आती है। निया गुस्से से बोलती है, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी केयर करो। नागाल शांत हो जाता है। उसकी लाल आंखें छोटी हो जाती हैं। निया अपने हाथ पकड़कर ठंडी दीवार से चिपक जाती है। अचानक उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा भी ठंडी पड़ गई हो। फिर वो जोर से बोलता है, मैं शिकार करने जा रहा हूं, और सांप में बदलकर उस पथरीली गुफा से बाहर निकल जाता है। एपिसोड 26, सुरक्षा। निया झरने को बड़े ध्यान से देख रही थी। उसे नागाल आते हुए दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो वहां से निकलने का सोचती है। अगर वो अभी यहां से नहीं निकली तो फिर कब निकलेगी? फिर वो अपने हाथ से झरने की स्ट्रेंथ चेक करती है। उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था। फिर वो कुछ कदम पीछे जाती है, अपने दांत कसती है और लंबी सांस लेकर कूद जाती है। एक जोर की आवाज के साथ पूरे लेक में लहर फैल जाती है और फिर कुछ देर बाद वो बाहर आ जाती है। निया अपने मुंह से साफ पानी बाहर निकालती है और गहरी सांस लेती है। जब वो गुफा में गई तो उसे पता नहीं था कि गुफा वाटर सरफेस से बहुत ज्यादा लंबी होगी। इतनी ऊंचाई से गिरने से वो पानी की गहराई तक पहुंच जाती है और ऊपर से लगातार उस पर पानी गिर रहा था, जिसकी वजह से उसे तैरने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। अगर वो अच्छी स्विमर नहीं होती तो वो डूब गई होती। फिर भी निया डरती नहीं है। वो जैसे तैसे किनारे तक आ जाती है और वो जैसे ही बाहर निकलती है, उठकर दौड़ना शुरू कर देती है। अब उसे जंगली जानवरों और जहरीले कीड़ों का कोई डर नहीं था। वो खुद को लकी समझेगी अगर वो ठीक से विलेज पहुंच जाएगी, और अगर ऐसा करते हुए वो मर जाती है तो इस बात का भी उसे कोई पछतावा नहीं होगा। जब वो विलेज से निकली थी तब सुबह थी और सन ईस्ट साइड में था। वो लोग सनलाइट के उल्टी डायरेक्शन में गए थे। अब शाम हो गई थी और सन वेस्ट साइड में था, तो उसे सनलाइट के डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। निया डायरेक्शन का अंदाजा लगाकर बहुत तेजी से उधर भागने लगी। उधर जब नागाल एक बड़े हिरन को लेकर वापस आता है, तब गुफा के अंदर आने से पहले ही उसे अंदाजा हो जाता है कि निया वहां नहीं है। वो गुस्से से मरे हुए हिरन को जोर से दबाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन से खून निकलने लगता है और आसपास के पूरे पानी में खून फैल जाता है। करके नागाल लड़की की खुशबू सूंघने के लिए अपनी जीभ बाहर निकालता है। निया नंगे पैर दौड़ते हुए जंगल में पहुंचती है, जहां मुरझाए पेड़ों की ब्रांच और सड़ी हुई पत्तियां चारों तरफ फैली हुई थी। उसके पैर में कुछ नुकीली चीज चुभ जाती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, वो अपने पीछे खून का फुटप्रिंट छोड़ रही थी। कबीले में फिट होने के लिए उसने शूज नहीं पहने थे, इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। पीछे से उसे कुछ रेंगने की आवाज आ रही थी। वो तुरंत पीछे मुड़कर देखती है तो उसे घास में रेंगते हुए स्नेक का सर दिख रहा था। उसे देखकर वो डर जाती है। जब वो एक ब्लैक और रेड स्नेक को उसके पास आते हुए देख रही थी तो उसे टाइम स्लो मोशन में दिखाई देने लगता है। फिर भी उसकी बॉडी ऐसे जम जाती है कि वो 1 इंच भी नहीं हिल पाती। लेकिन किसी एक इंसान के सोचने से टाइम स्लो मोशन में नहीं हो जाता। थोड़ी ही देर में वो स्नेक उसके पास आ जाता है और अपनी टेल से
निया को उठा लेता है। फिर नागाल अपनी आधी बॉडी को ह्यूमन बॉडी में चेंज करता है और बड़ी ही शांति से बोलता है, तुम यहां से नहीं भाग सकती। निया के फेस से खून बह जाता है। वो जब नागाल को देखती है तो उसकी आंखों में निराशा दिखाई देती है। उसे लगता है कि अब अगर वो मर जाएगी तभी वो फ्री हो पाएगी। पूरे वातावरण में खून की मीठी खुशबू फैल जाती है। नागाल घबराया हुआ दिखाई दे रहा था। उसने अपनी जीभ बाहर निकाली और निया को जोर से हक किया। नागाल ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, तुम्हें चोट लगी है? उसने ऐसा पूछा जैसे पहले गुस्से वाला आदमी कोई और ही था। निया उसके इस बदलाव से चकरा जाती है। जब वो निया का पैर उठाकर घाव देखने जाता है, निया जल्दी से अपना पैर छुड़ा देती है और अपनी स्कर्ट नीचे कर लेती है। फिर वो निया के पैर को पकड़कर अपनी जीभ से सारा खून चूस लेता है। उसकी आंखों में पेन साफ दिखाई दे रहा था। उसकी इंजरी काफी ज्यादा थी। अब नागाल ने सोच लिया था कि वो चांदनी को शिकार पर साथ लेकर जाएगा ताकि वो भागने की कोशिश ना करे और उसे चोट ना लगे। निया कुछ भी नहीं बोल पाई। निया अपना पैर पीछे कर लेती है और सोचती है, ये क्या हो रहा है? ये थोड़ी देर पहले तो गुस्से में था और ये चोट छोटी नहीं है। लगता है मेल्स पूरी दुनिया में फीमेल्स के लिए प्रोटेक्टिव होते हैं और ये जंगली जानवर भी अलग नहीं होते हैं। एपिसोड 27। खरगोश। नागाल निया का पैर अपने हाथ में लेकर अपनी जीभ बाहर निकालकर खून साफ करता है। निया उसको अपने पैर लिक करते हुए नहीं देख पा रही थी। वो पैर पीछे करते हुए बोलती है, ऐसा मत करो, मेरे पैर गंदे हैं। निया का एक पैर ऊपर था तो खुद को बैलेंस करने के लिए उसे अपने हाथ जमीन पर रखने पड़े और दूसरे हाथ से अपनी स्कर्ट पकड़ रखी थी। फिर नागाल निया के स्लिम और सॉफ्ट पैर को अपने हाथों में लेकर सहलाता है और बोलता है, गंदे नहीं हैं। जंगल में सूखी पत्तियों की वजह से उसके पैरों पर मिट्टी नहीं लगी थी। वो क्लीन और फेयर दिख रहे थे। उनके ऊपर लगे खून की वजह से वो और भी सुंदर लग रहे थे। निया डर से चुप हो जाती है। नागाल उसकी तरफ देखता है और अचानक बोलता है, तुम्हारे फेस पर ये ब्लैक डॉट्स क्यों हैं? निया जल्दी में बोल देती है, और फिर अपने फेस को टच करती है। वो सोचती है कि आईलाइनर के डॉट्स कभी भी साफ हो सकते हैं। वो अब ज्यादा देर तक अपने फेस को टच नहीं कर पाई और उसने अपने फेस को नागाल के सामने से हटा लिया। नागाल फिर निया का पैर नीचे रख देता है और उसके फेस को अपने सामने लाने के लिए उसके गाल पर पिंच करता है। निया उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मुझे छोड़ दो। वो नागाल के हाथ को अपने गाल से हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाथ हटाने के बजाय और ज्यादा फोर्स से उसके गाल पर पिंच करता है, जिससे निया को और ज्यादा दर्द होता है। नागाल अपने हाथों से निया के गाल सहलाता है और देखता है कि हाथ फेरने से वो ब्लैक डॉट्स साफ होने लगते हैं, जिससे निया का फेस और भी ज्यादा सुंदर लगने लगता है। ये देखकर नागाल की लाल आंखें और ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। धीरे धीरे उसके फेस के सभी डॉट साफ हो जाते हैं। निया की रियल ब्यूटी को देखकर बोलता है, तुम सच में बहुत सुंदर हो। उसे अब पता चला कि एक लड़की इतनी सुंदर हो सकती है। वो निया के गालों को धीरे से टच करता है तो उसके गाल लाल हो जाते हैं। अब नागाल को लग रहा था कि उसकी लाइफ के 35 साल वेस्ट हो गए थे। उसे भी दूसरे लोगों की तरह पहले ही किसी लड़की को उठाकर ले आना चाहिए था, लेकिन अब उसे ये लड़की ही चाहिए। निया अचानक से अपने फेस को दूर कर लेती है और नागाल के हाथों से फ्री हो जाती है, लेकिन फिर भी वो रिलैक्स नहीं हो पाती। फिर नागाल थोड़े गुस्से वाला फेस बनाकर बोलता है, चलो घर चलते हैं। तब निया थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए बोलती है, वो मेरा घर नहीं है। नागाल उसकी बातों को इग्नोर करते हुए निया को लेकर फिर झरने में चला जाता है। वहां उन्हें एक बड़ा खरगोश मिलता है तो वो उसकी पूंछ पकड़कर उसे भी अपने साथ ले जाता है।
जब वो लोग झरने पर पहुंचते हैं तब तक वो हिरन वहां से चला जाता है और वहां सिर्फ खून ही रह जाता है। फिर वो निया को नीचे रख देता है और अपने जिंदा शिकार को उसके सामने रखते हुए बोलता है, इसे खा लो। निया और खरगोश एक दूसरे को देखने लगते हैं। वो खरगोश किसी बड़े कुत्ते की तरह था। उसके कान लंबे और आंखें लाल थीं। वो सोचती है, क्या सच में ये एक खरगोश है? निया बोलती है, मैं इसे नहीं खाऊंगी। नागाल को लगता है कि निया की हिम्मत बढ़ रही है, तो वो अपने तेज नाखून से उस बड़े खरगोश की गर्दन काट देता है और एक चीख के साथ ही उसकी गर्दन खून में हो जाती है। वो फिर उस खरगोश को निया के पास लाकर बोलता है, इसे खा लो। निया चुप हो जाती है और सोचती है, क्या यह आदमी मुझे कच्चा खाने को बोल रहा है? एक मिनट, इसके घर में तो कोई फायरवुड भी नहीं है, तो क्या ये सिर्फ रॉ एनिमल सिखाता है? निया ये सोचकर और भी शॉक्ड हो जाती है। अब उसे नागाल और भी डरावना लग रहा था। निया पहले तो उसे खाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसका सीक्रेट जानने के लिए बोलती है, मैं कच्ची चीजें नहीं खाती हूं। नागाल की लाल आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर वो कुछ सोचकर बोलता है, रुको। वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो निया की तरफ देखकर बोलता है, तुम भागने की कोशिश मत करना। तुम मेरे इलाके से बाहर नहीं जा सकती। यहीं रहो, मैं भी आता हूं।